नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है तड़प। एक राजघराने की लड़की और एक गरीब घर के लड़के की प्रेम कहानी। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अरे बाप रे, इतना समय हो गया, मुझे जल्द ही घर भागना पड़ेगा, नहीं तो मेरी हिटलर दादी इतनी खरी खोटी सुनाएंगी कि मुझे अपनी मरी हुई नानी की याद आ जाएगी। फिर इतना सुनाती हैं कि कलेजा हलक तक आने लगता है। शिवांतिका ने अपनी सहेली सुहासा से कहा, कितनी डरती है तू अपनी दादी से। शिवी, सुहासा बोली, डरना पड़ता है मेरी जान, वो तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं लड़ी, नहीं तो अंग्रेज कब का भारत छोड़ करके चले गए होते। शिवांतिका बोली, सच? तेरी दादी इतनी खतरनाक है क्या? सुहासा ने पूछा। खतरनाक मत बोल बहन, बम का गोला है, बम का गोला। गोला नहीं, नहीं नहीं, बम का गोला भी कम है, एटम बम कहो, एटम बम। शिवांतिका ने बड़ी बड़ी आंखें बनाते हुए कहा। ओह, तो फिर आज तो तेरी जिंदगी में वाकई तूफान आने वाला है, क्योंकि सच में बहुत देर हो गई है। सुहासा बोली, तू ही तो इतनी देर तक पिकनिक मनाती रही, मैंने कब बोल दिया था कि घर चलते हैं। शिवांतिका बोली, चल झूठी कहीं की, तेरी ही मन नहीं हो रहा था पार्क से उठने का। सुहासा बोली, सही कहती है तू, सच में मेरा घर जाने का जी नहीं चाहता है। वो घर नहीं, कैद खाना है, कैद खाना। शिवांतिका बोली, तुझे सच में अपने घर में अच्छा नहीं लगता? सुहासा ने पूछा। हाँ, दम घुटता है मेरा वहाँ। शिवांतिका बोली, शिवी, तेरी दादी तो राजमाता है, राजघराने चाहे अब खत्म हो गए हों, लेकिन तू तो अभी भी राजघराने से ताल्लुकात रखती है, राजकुमारी है तू उस घर की। इतना बड़ा महल जैसा घर, नौकर चाकर, रुपया पैसा, फिर भी तुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता? सुहासा ने पूछा। सुहासा, वो घर नहीं, सोने का पिंजरा है, जहाँ मैं कैद हूँ। जहाँ आज़ादी ना हो वहाँ कोई भला कैसे रह सकता है? शिवांतिका बोली, कह तो तू ठीक रही है, लेकिन अब देर मत कर, चुपचाप मोटर में बैठ, घर चलते हैं, नहीं तो तेरी दादी फिर से तेरी क्लास ले लेंगी। सुहासा बोली, हाँ चल बैठ। शिवांतिका ने इतना कहते ही मोटर स्टार्ट की और दोनों घर चल पड़ी। पहले शिवांतिका ने सुहासा को उसके घर छोड़ा, फिर अपने घर की ओर निकल गई। जैसे ही वो मोटर के गैरेज में पार्क करके भीतर पहुंची तो उनकी नौकरानी धनिया बोली, बिटिया जल्दी से राजमाता के पास हाजिरी दे आओ। थोड़ी देर पहले वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी, आज तो खैर नहीं है तुम्हारी। सच धनिया, काकी दादी बहुत गुस्सा हो रही थी। शिवांतिका ने पूछा। हाँ बिटिया, सच्ची कहत हैं, हम लोगन का भी ना जाने का बग बग कर रही थी गुस्सा माँ। धनिया बोली, आज तो मर गए। चलो धनिया काकी, मैं काकी के कमरे में जाकर के उनके भाषण सुनती हूँ। और अनमने मन से शिवांतिका राजमाता चित्रलेखा के पास पहुंची। उसे देखते ही चित्रलेखा भड़क उठी। कहाँ से आ रही हो? दादी, वो पिकनिक चली गई थी सहेलियों के साथ। शिवांतिका बोली। दादी नहीं, राजमाता बोलो हमें, कितनी बेअदब हैं आप राजकुमारी। शिवांतिका। राजमाता चित्रलेखा ने अपने सोने के फ्रेम वाला ऐनक ठीक करते हुए कहा। जी राजमाता, गलती हो गई, अब कभी भी ऐसा ना होगा। शिवांतिका बोली। घड़ी देखी है आपने? कितना समय हो गया है, अंधेरा होने को आया है और आप अभी आ रही हैं, समय की कदर नहीं है आपको। राजमाता चित्रलेखा बोली। माफ कर दीजिए राजमाता, फिर ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। शिवांतिका बोली। आप हमेशा यही कहती हैं और फिर से गलती को दोहराती हैं और फिर माफी मांगने चली आती हैं। राजमाता चित्रलेखा बोली। जी राजमाता, कसम खा करके कहती हूँ फिर ऐसा कभी ना होगा। शिवांतिका बोली। ये कसम वसम हमारे सामने मत खाया कीजिए, ऐसा तो छोटे तबके के लोग करते हैं और आप एक राजकुमारी हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। राजमाता चित्रलेखा बोली। जी राजमाता,
आपकी बात पर ध्यान दूंगी। शिवांतिका बोली। जाइए आप जा करके पहले कपड़े बदल लीजिए, बाकी बातें खाने के टेबल पर होगी, राजमाता चित्रलेखा बोली। तो ये थी शिवांतिका, राजमाता चित्रलेखा की पोती और राजमाता चित्रलेखा की इकलौती वारिस हैं। चित्रलेखा का व्यक्तित्व अभी भी चुंबक की भांति सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। वे जब अपनी आंखों पर सोने के फ्रेम वाला ऐनक पहनकर चांदी जैसे सफेद बालों को जूड़ा बना करके सुनहरे बॉर्डर वाली सफेद सिल्क की साड़ी पहनकर और सोना जड़ित मुट्ठे वाला छड़ी लेकर के बाहर निकलती हैं तो उनका व्यक्तित्व देखते बनता है। उनके चेहरे की आभा और उनका आत्मविश्वास उनके व्यक्तित्व चार चांद लगा देता है। और वहीं शिवांतिका अपनी दादी के एकदम विपरीत है, इसलिए उसकी दादी हमेशा शिवांतिका को राजघरानों के नियम कानून पढ़ाने लगती हैं और शिवांतिका एक कान से सुनती है और दूसरे कान से उड़ा देती है। शिवांतिका के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। बचपन से उसकी देखरेख धाय माता वसुंधरा ने की थी। अंग्रेजों के जाने के बाद राजघरानों का वर्चस्व कम हुआ है, लेकिन बिल्कुल से खत्म अभी तक नहीं हुआ है। चित्रलेखा के पति महाराज चंद्रसेन की बहुत ही बड़ी रियासत थी। जब देश आजाद हुआ तो राजाओं से भी उनके अधिकार छीन लिए गए, बस रह गया उनका नाम और राजघराना। यही चंद्रसेन के साथ भी हुआ। बाप दादा बहुत सी धन संपत्ति और जमीन जायदाद छोड़ गए थे उनके लिए, जिसमें एक राजमहल भी शामिल था। जब चित्रलेखा का बेटा अमर्त्य सेन 2 साल का था तो राजा चंद्रसेन से किसी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उनको विष दे दिया था। राजा 2 साल के अमर्त्य सेन का चित्रलेखा की गोदी में छोड़ करके चल बसे। तब से सब कुछ चित्रलेखा ही संभाल रही हैं। अब उन्होंने राजमहल को 5 स्टार होटल में परिवर्तित कर दिया है और स्वयं उनकी पुरानी हवेली में पोती शिवांतिका के साथ रहने लगी। चित्रलेखा माधवगढ़ के राजा की बेटी थी, इसलिए उन्होंने हमेशा शाही जीवन जिया और अब भी जीती हैं। लेकिन ये बात उनकी पोती शिवांतिका को कभी पल्ले नहीं पड़ती। वो तो स्वयं को एक साधारण लड़की ही मानती है। उसे इस शान शौकत से कोई सरोकार नहीं है। वो हरदम अपनी दुनिया में मस्त रहती है। उसके ख्वाब बहुत ऊंचे नहीं हैं। उसकी उम्र अब 18 की हो चली है। अपनी सहेलियों के संग कॉलेज जाती है और कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए सिनेमा चली जाती है या तो पिकनिक मना लेती है। लेकिन उसका इस तरह से साधारण घर की लड़कियों के साथ घूमना फिरना चित्रलेखा को बिल्कुल नहीं सुहाता, इसलिए आए दिन उसकी क्लास लेती रहती हैं। हाँ, तो शिवांतिका खाने की टेबल पर पहुंची। उसकी हिटलर दादी यानी कि राजमाता चित्रलेखा वहां पहले से हाजिर थी। उसे देख करके बोली, हम कब से इंतजार कर रहे हैं और आप अभी आ रही हैं। माफ कीजिएगा राजमाता, मेरी सहेली का टेलीफोन आ गया था तो बातें करने लगी थी। शिवांतिका बोली, बहुत ही लापरवाह हैं आप। आपको सच में सब समय की कोई कद्र नहीं है। चित्रलेखा बोली, आगे से ध्यान रखूंगी। शिवांतिका बोली, ये तो आप हमेशा कहती हैं। राजमाता चित्रलेखा बोली, कुछ जरूरी बात थी कॉलेज के विषय में। शिवांतिका बोली, ठीक है, अब ज्यादा बहस ना करें, खाने पर ध्यान दें। आपकी पसंद की कमल ककड़ी की सब्जी बनवाई है और ये रही भरवा भिंडी, ये भी तो आपको बहुत पसंद है। राजमाता चित्रलेखा बोली, धन्यवाद राजमाता, आपको मेरी पसंद का ख्याल रहा। शिवांतिका बोली, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आप हमारी पोती जो हैं, आपकी पसंद का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। राजमाता चित्रलेखा बोली, जी राजमाता। शिवांतिका बोली, तो आप बैठी क्यों हैं, खाना शुरू कीजिए। चित्रलेखा बोली, और फिर दादी और पोती खाना खाने लगी। चित्रलेखा दिल से उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व कुछ सख्त दिखाई देता था। उनके चेहरे पर वो राजघराने वाली शान थी। वो उन्हें साधारण दिखने नहीं देती थी। वो ना चाहते हुए भी ऐसी बन गई थी। वक्त की मार ने शायद उन्हें कठोर और निष्ठुर बना दिया था। जवानी में पति का साथ छूट गया और बुढ़ापा आते आते बेटे का सहारा छूट गया। इतनी जमीन जायदाद और होटल संभालने के लिए सख्त बनना ही पड़ा, नहीं तो लोग नोच करके खा जाते। ना चाहते हुए भी इंसान हालातों के आगे मजबूर हो जाता है, और इंसान ऐसा ना बने तो ये जमाना उसे जीने नहीं देता है। फिर एक दिन शिवांतिका सहेली
सहेलियों के संग कहीं पिकनिक मनाने फिर से चली पड़ी। दादी को नहीं बताया। दादी ने सोचा कॉलेज गई है, खाने का सब सामान सहेलियां ले आई थी। बस ऐसी ही बेफिक्री से शिवांतिका चल पड़ी थी पिकनिक मनाने, और पिकनिक से लौटते समय रास्ते में मोटर खराब हो गई। सुनसान सड़क और दोपहर का समय, मोटर वहीं खड़ी करके वे सब एक पेड़ की छाया में खड़ी हो गई और किसी की मदद का बेसब्री से इंतजार करने लगी। बहुत देर हो गई थी उन सबको खड़े हुए, लेकिन वहां से ना कोई मोटर गुजरी और ना ही कोई इंसान। बहन, आज तो बुरे फंसे, सुहासा बोली। अब क्या होगा? अगर समय से घर नहीं पहुंची तो हिटलर दादी तो मेरी फांसी की सजा का हुक्म सुना देंगी, शिवांतिका बोली। बहन, सोच जरा, अगर कोई मदद ना मिली तो इस वीरान सड़क पर कुछ भी हो सकता है। जंगली जानवर भी हो सकते हैं यहाँ, और चोर डकैत भी, सुहासा बोली। अब क्या होगा बहन? मुझे बहुत डर लग रहा है, सोच सोच करके शिवांतिका बोली। मैं क्या बोलूं, मेरे तो खुद डर के मारे हाथ पैर फूले जा रहे हैं, सुहासा बोली। तभी सुहासा ने दूर से देखा कि कोई साइकिल पर सवार होकर के घंटी बजाता हुआ चला आ रहा है। वो जब उनके करीब पहुंचा तो सुहासा ने उसे रोका। सुनिए जी कहिए, सुन रहा हूँ, वो शख्स बोला। जी, हमें थोड़ी मदद चाहिए थी, सुहासा बोली। कैसी मदद देवी जी? उस शख्स ने पूछा। जी, हमारी मोटर खराब हो गई है, कोई मैकेनिक मिल जाता तो बड़ी कृपा होती आपकी, सुहासा बोली। तो क्या मोटर आप सब की है? शख्स ने पूछा। जी नहीं, इन मोहतरमा की है, सुहासा ने शिवांतिका को आगे करते हुए कहा। उस शख्स ने शिवांतिका को देखा तो देखता ही रह गया। पीले सलवार कमीज में शिवांतिका की खूबसूरती और भी निखर करके आ रही थी। खुले लंबे बाल, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी के समान ओठ, शिवांतिका की खूबसूरती देखते ही बनती थी। एक पल को मौन हो करके उस शख्स बस शिवांतिका को ही निहारने लगा। तभी सुहासा ने उसे ऐसा करते देखा तो पूछ बैठी, कहाँ खो गए जनाब? जी कहीं नहीं, यहीं तो हूँ, वो शख्स बोला। मुझे तो लगा कि आप किसी की जुल्फों और कजरारी आंखों में खो गए हैं, सुहासा बोली। मोहतरमा, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं, वो शख्स बोला। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ जनाब, आप बस ये बताएं कि यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा या नहीं, सुहासा बोली। जी लाइए, मैं मोटर देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए, वो शख्स बोला। ओ रही मोटर, जरा देखिए तो क्या परेशानी है, सुहासा बोली। आपकी मोटर वाली सहेली गूंगी है क्या? शख्स ने सुहासा से पूछा। जी नहीं, इतना बोलती है कि आपकी भी बोलती बंद कर देगी, उलझिएगा मत, बड़ी खतरनाक है, सुहासा बोली। सुहासा भी बातें करते हुए उस शख्स के संग मोटर तक आ गई, लेकिन देखने में तो ऐसा नहीं लगता है। शख्स ने मोटर के बोनट को खोलते हुए कहा। बस देखने में ही सुंदर है, भीतर से बला है। बला? सुहासा बोली। अच्छा जी, ऐसी है आपकी सहेली? शख्स बोला। हाँ जी, ऐसी ही है, सुहासा बोली। तभी उस शख्स ने बोनट खोल करके देखा तो कोई तार निकला था। उसने उसे जोड़ दिया और कहा कि मोटर स्टार्ट करके देखिए। सुहासा ने शिवांतिका को मोटर स्टार्ट करने को बुलाया। उसने मोटर स्टार्ट की तो मोटर स्टार्ट हो गई। सब लड़कियों की जान में जान आई और सब बैठ करके जाने लगी। फिर शिवांतिका ने अपना पर्स खोल करके कुछ रुपए उस शख्स की ओर बढ़ाए तो वो बोला, मैं मदद के पैसे नहीं लेता। ये सुन करके सुहासा ने उसका शुक्रिया अदा किया और चल पड़ी। शिवांतिका ने रास्ते में सुहासा से कहा, अच्छा हुआ जो मोटर चल पड़ी, नहीं तो जंगल में रात कैसे बिताते। वो जो भी रहा हो, भगवान उसका भला करे, सुहासा बोली। वो सब तो ठीक है, लेकिन दादी को कैसे संभालूंगी, शिवांतिका बोली। अब ये तो तेरी परेशानी है और तू ही निपट, सुहासा बोलू। वो घर चल करके ही पता चलेगा क्या अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आज फिर देर हो गई है, शिवांतिका बोली। अब रोज रोज की बात है तो इतना क्यों डरती है, सुहासा बोली। बस ऐसे ही आदत पड़ गई है दादी से डरने की। इतना कह करके शिवांतिका हंस दी और ऐसे ही एक एक करके बातों में शिवांतिका की सभी सहेलियां अपने अपने घर उतरती गई। अब बची अकेली शिवांतिका, वो भी घर पहुंची। मोटर को गैराज में खड़ा करके वो लान में पहुंची ही थी कि माली काका ने शिवांतिका को देखा तो बोल पड़े, भीतर चली जाओ बिटिया, मालकिन घर में नहीं है, बाहर गई हैं। सच माली काका? शिवांतिका ने चहकते हुए पूछा। हाँ बिटिया, बिल्कुल सच, माली काका बोले। आज तो मन की मुराद पूरी हो गई, शिवांतिका बोली। शिवांतिका अंदर पहुंची और धनिया से बोली,
काकी, राजकुमारी शिवांतिका के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनवाई जाए और साथ में कुछ खाने को भी लाया जाए। आज मालकिन नहीं है घर माँ, इहे से इतना खुश हो, अभी चाय बनाए देते हैं महाराज से कही के धनिया काकी बोली। हाँ काकी, पंछी को जरा पैर फैला लेने दो, शिवांतिका बोली। फिर कुछ देर में धनिया काकी चाय और नमक पारे लेकर के आ गई और बोली, ले बिटिया खाए ले। और शिवांतिका चाय और नमक पारे का आनंद उठाने लगी। अंधेरा होने को आया था लेकिन अभी तक चित्रलेखा नहीं आई थी। शिवांतिका को भी अपनी दादी की चिंता हो आई कि आखिर क्या हुआ जो दादी अब तक ना लौटी। तभी दरवाजे पर मोटर के आने की आवाज आई और चित्रलेखा ने भी भीतर प्रवेश किया। शिवांतिका उन्हें एकटक देख रही थी कि शायद दादी अपने देर से आने का कारण उन्हें बताएं, लेकिन चित्रलेखा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में कपड़े बदल करके खाने की टेबल पर आ बैठी। तब तक खाना टेबल पर लग चुका था। शिवांतिका ने बिना कुछ कहे ही अपनी प्लेट में खाना परोसना शुरू कर दिया और खाते हुए इंतजार करने लगी कि दादी शायद कुछ बताएं और कुछ बोलें। और तभी चित्रलेखा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुनीम जी है ना? तो उनकी तबीयत खराब है, उन्हें देखने अस्पताल चले गए थे। शरीर का आधा अंग लकवाग्रस्त हो गया है, बुढ़ापा है, क्या पता कब क्या हो जाए। उनका भी तो बुढ़ापा ही था, किसी ने सोचा भी ना होगा कि ऐसा हो जाएगा। तो क्या उनके ठीक होने के आसार नजर नहीं आते? शिवांतिका ने पूछा। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है कि अब उनके बस में मुनीम जी का इलाज नहीं रह गया है, चित्रलेखा बोली। ओह, तब ये बहुत दुखदायक है उनके लिए, शिवांतिका बोली। यही तो सोच रहे हैं तब से कि हमारे बाद आपका क्या होगा, चित्रलेखा बोली। चित्रलेखा ने ये बोला तो फौरन ही शिवांतिका की पलकें अपनी दादी की ओर उठ गई। शिवांतिका की पलकें अपनी ओर उठती हुई देख चित्रलेखा बोली, आपको क्या लगता है हम आपसे प्यार नहीं करते हैं? हमें हमेशा आपकी चिंता लगी रहती है, इसलिए तो आपसे हम हमेशा समय पर आने को कहते हैं। आपके सिवाय हमारा है ही कौन? ये कहते हुए चित्रलेखा की आंखें भर आई। मैंने आपको आज से ज्यादा इतना निराश कभी नहीं देखा है, शिवांतिका बोली। ये शरीर ऊपर से जितना मजबूत दिखता है नहीं, लेकिन लोग हमारा फायदा ना उठा सकें इसलिए शक्ति का मुखौटा लगाना पड़ता है, चित्रलेखा बोली। आज आपका ये रूप देख करके कुछ अजीब सा लगा, शिवांतिका बोली। इसमें अजीब जैसा क्या है? अभी आप ये सब नहीं समझेंगी, जब हमारी उम्र तक आएंगी तो सब समझने लगेंगी कि जिंदगी क्या होती है, संघर्ष क्या होता है, चित्रलेखा बोली। जी सही कहा आपने, लेकिन इतना मत सोचिए, नहीं तो आपकी सेहत पर असर पड़ेगा, राजमाता, शिवांतिका बोली। शायद आप सही कह रही हैं, वक्त के साथ कुछ ना कुछ बदलता रहता है, चित्रलेखा बोली। आप खाना खाइए ना, देखिए ना आज महाराज ने कितना स्वादिष्ट दमालू बनाया है। अरवी का भुजिया भी बहुत ही लजीज है, उंगलियां चाटते हुए शिवांतिका बोली। शिवांतिका की ऐसी बातों से चित्रलेखा को हंसी आ गई और वो शिवांतिका बोली, बस ऐसे ही हंसती रहा करें राजमाता, आप हंसते हुए बहुत सुंदर दिखती हैं। जिंदगी में बहुत बुरा दौर देखा है हमने, शायद इसलिए हंसना भूल गए हैं, चित्रलेखा बोली। तो आप ये सोच करके हंस लिया कीजिए कि आपको भगवान ने कितनी सुंदर पोती दी है, शिवांतिका बोली। अब ज्यादा बातें मत बनाइए, चुपचाप खाना खत्म कीजिए, चित्रलेखा बोली। मैं तो खा ही रही हूँ राजमाता, जरा आप भी अपने खाने पर ध्यान दीजिए। आपने तो जो प्लेट में परोसा है वो भी खत्म नहीं किया है अभी तक, शिवांतिका बोली। और दोनों दादी पोती के बीच ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। दूसरे दिन शिवांतिका और सुहासा कॉलेज में बैठ कर के बात कर रही थी। तूने शायर गुलफाम की नई वाली शायरी की किताब पढ़ी है? सुहासा ने शिवांतिका से पूछा। नहीं, मुझे शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं है, शिवांतिका बोली। तू तो बड़ी नीरस है रे, तुझे शेरो शायरी में दिलचस्पी ही नहीं है। पढ़ी तो मैंने भी नहीं है, सुहासा बोली। तो मत पढ़ना, कोई जरूरी है पढ़ना, शिवांतिका बोली। हाँ पढ़ना जरूरी है ना, चल ना बुक स्टॉल पर लेने चलते हैं, सुहासा बोली। ना मैं ना जाती, शिवांतिका बोली। चलना, किताब भी खरीद लाएंगे और राम मनोहर की चाट भी खा करके आएंगे। बुक स्टोर के बगल में ही तो खड़ा होता है
राम मनोहर। सुहासा बोली, राम मनोहर की पत्तल वाली चाट खा करके बस मजा ही आ जाता है, बाकी सब तो प्लेट में देते हैं। शिवांतिका बोली, तो सोच क्या रही है, चलना। सुहासा बोली, अच्छा चल। ये कह करके शिवांतिका सुहासा के साथ बुक स्टोर की ओर चल पड़ी। पहले दोनों चाट खाने के लिए राम मनोहर की दुकान पर रुकी। जी भर करके दोनों ने चाट खाई और फिर चल पड़ी बुक स्टोर की ओर। सुहासा ने बुक सेलर से कहा, सुनिए, शायर गुलफाम की नई शायरी वाली किताब आ गई है क्या? बुक सेलर ने नहीं सुना, वो पीठ पीछे करके किताबें ढूंढ रहा था। सुहासा ने एक बार कहने पर जब वो बुक सेलर नहीं बोला तो सुहासा बोली, सुनिए जी, बहरे हैं क्या आप? तब भी बुक सेलर उन दोनों की ओर ना मुड़ा और उन दोनों की ओर पीट करके ही बोला, जी नहीं तो आप शायद अंधी हैं, देखती नहीं है मैं किताब ढूंढ रहा हूँ अपने पढ़ने के लिए। बुक सेलर बोला, आप तो निहायती बदतमीज नजर आते हैं, लगता है आपको तमीज नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है। आपकी दुकान है, आप अपनी किताब तो कभी भी ढूंढ सकते हैं, पहले अपने ग्राहक के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। शिवांतिका बोली, मोहतरमा, एक ही पल में आपकी आवाज कैसे बदल गई? बुक सेलर ने बोला, आवाज नहीं बदली है जनाब, हम दो लड़कियां हैं। शिवांतिका बोली, ओह अब समझा। बुक सेलर ने उनकी ओर मुड़ते हुए कहा। तभी सुहासा बुक सेलर को देख करके बोली, अजी आप किताबें बेचते हैं? ये तो मेरे दोस्त की दुकान है, वो दोपहर का खाना खाने गया है, मैं उससे मिलने आया था तो बोला कि थोड़ी देर के लिए दुकान संभाल ले। बैठे बैठे बोरियत हो रही थी, इसलिए खुद के पढ़ने के लिए कोई किताब ढूंढ रहा था। वो शख्स बोला, ओह तो शायर गुलफाम की किताब है आपके पास? सुहासा बोली, वो तो दोस्त ही आकर के बताएगा। और सुनिए, आपकी मोटर तो ठीक चल रही है ना? शख्स ने पूछा। जनाब, मोटर मेरी नहीं थी, इन मोहतरमा की थी, आप इनसे क्यों नहीं पूछते हो? सुहासा बोली, जी डर लगता है। शख्स बोला, किससे डर लगता है? सुहासा ने पूछा। इनकी ओर, इनसे और इनकी बड़ी बड़ी आंखों से। शख्स बोला, जनाब नाम तो बता दीजिए अपना, नहीं तो ये ऐसे ही डरती रहेगी आपसे। सुहासा बोली, अच्छा जी, तो ये बात है, मेरा नाम शिवदत्त है और इनका नाम क्या है? शिवदत्त ने पूछा। जी मेरा नाम सुहासा और इनका नाम शिवांतिका है। सुहासा बोली, बड़ा ही प्यारा नाम है। शिवदत्त बोला, जी मेरा नाम या इनका नाम? सुहासा ने पूछा। जी दोनों का नाम। शिवदत्त बोला, जनाब मैं खूब समझती हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सुहासा बोली, जी कितनी समझदार हैं आप, बिना बोले ही सब समझ जाती हैं। शिवदत्त बोला, जी आप जैसे आशिकों से आए दिन पाला पड़ता ही रहता है हम दोनों का, इसलिए सब समझने लगे हैं हम दोनों। सुहासा बोली, आपकी सहेली लगता है कम बोलती हैं। शिवदत्त ने पूछा, जरा अनजानों से कम बात करती हैं। सुहासा बोली, मैंने तो अपना नाम भी बता दिया, अब तो अनजान नहीं हूँ। शिवदत्त ने बोला। तभी शिवदत्त का दोस्त सिया सरन आ पहुंचा और शिवदत्त से बोला, ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? नहीं यार, बस ये दो लड़कियां ना जाने कब से ये मेरा दिमाग खा रही हैं। शिवदत्त बोला, अच्छा जी, हम दिमाग खा रहे हैं? आप ही इतनी देर से हमारे पीछे पड़े हैं और ना जाने कब से बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हैं। मैं चुप थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल नहीं सकती। शिवांतिका ने चिल्लाते हुए कहा। शिवांतिका को ऐसे बोलते हुए देख करके शिवदत्त अपना मुंह खोल करके शिवांतिका को देखता ही रह गया। तभी सुहासा शिवदत्त के पास जा करके बोली, मुंह तो बंद कीजिए जनाब, मैंने कहा था ना कि उलझिएगा मत इनसे। आपने बिल्कुल सही कहा था सुहासा जी, मुझे तो एक पल को लगा कि बिजली कड़क रही है। शिवदत्त बोला, शुक्र कीजिए कि सिर्फ बिजली कड़की है, गिरी नहीं है, नहीं तो आप झुलस करके रह जाते। सुहासा बोली, लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुहासा जी। शिवदत्त से बोला, अब तू खड़ी क्या है इस लफंगे के साथ, चुपचाप अपनी किताब ले और चल यहाँ से। शिवांतिका बोली। तब सुहासा ने सिया सरन से शायर गुलफाम की किताब मांगी। सिया सरन ने किताब दे दी, फिर सुहासा ने किताब के दाम दिए और दोनों चल पड़ी। शिवदत्त दोनों को जाते हुए बस देखता ही रह गया। सिया सरन ने शिवदत्त से पूछा, यार कैसी लड़कियां थी, जाते समय ना दुआ ना सलाम ना शुक्रिया, तू इन्हें जानता है क्या? कल रास्ते में मैंने इनकी मोटर ठीक की थी बस। शिवदत्त बोला, अच्छा तो ये बात है। सिया सरन बोला, लेकिन जिसने धानी रंग का सलवार कमीज पहना था ना। और शिवदत्त बोलते बोलते रुक गया। क्या
आगे भी बोल, कहीं उसने तेरा चैन तो नहीं चुरा लिया है? सिया सरन बोला। शायद ऐसा ही कुछ है, शिवदत्त बोला। मतलब तू उसे पसंद करने लगा है? सिया सरन बोला। हाँ यार, वो मुझे अच्छी लगने लगी है, शिवदत्त बोला। तूने उसका नाम पूछा? सिया सरन ने पूछा। हाँ, शिवांतिका नाम है उसका, शिवदत्त बोला। ये तो तेरे नाम से मिलता जुलता है, सिया सरन बोला। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, शिवदत्त बोला। लेकिन यार वो अच्छे घर से दिखती है और तू मामूली से स्कूल मास्टर का बेटा है, सिया सरन बोला। ये तो तू ठीक कह रहा है यार, शिवदत्त बोला। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, इश्क पर किसका जोर चला है, आज तक वो तो हो ही जाता है, सिया सरन बोला। तू सही कहता है यार, शिवदत्त बोला। और ऐसे ही दोनों दोस्तों के बीच बातें चलती रही और उधर दोनों सहेलियां मोटर में बैठ करके बातें कर रही थी। शिवांतिका बोली, तू क्या उस लफंगे से इतनी देर तक के बातें कर रही थी? वही तो पूछ रहा था और मैं उसके सवालों के जवाब दे रही थी, सुहासा बोली। इतना भी बुरा नहीं है, उस दिन हमारी मदद की थी तो मैं भी बातें करने लगी, सुहासा बोली। मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ ऐसे लफंगों को, शिवांतिका बोली। ऐसा मत बोल, तुझे कितनी प्यार भरी आंखों से देख रहा था, सुहासा बोली। मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगी, शिवांतिका बोली। ऐसा नहीं कहते मेरी जान, वो तेरा आशिक है, सुहासा बोली। आशिक? माय फुट, मैं ऐसे से बात करना भी पसंद नहीं करती, शिवांतिका बोली। यार तू ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि उसने तेरी भैंसें चुरा ली हो, सुहासा बोली। भैंसें? ये कैसा मुहावरा पेश कर रही है तू, शिवांतिका बोली। अरे तू इतनी देर से समझ ही नहीं रही है कि वो तुझे पसंद करने लगा है, इसलिए ऐसा मुहावरा बोलना पड़ा, सुहासा बोली। ठीक है, उसकी ज्यादा तरफदारी मत कर, शिवांतिका बोली। तरफदारी नहीं करती, सच्ची बात बोल रही हूँ, सुहासा बोली। और ऐसे ही दोनों सहेलियों के बीच बात जारी रही। शिवांतिका ने सुहासा को उसके घर छोड़ा और अपने घर पहुंची तो उसे देख करके चित्रलेखा बोली, आ गई आप? जी राजमाता, शिवांतिका बोली। जी कहिए राजमाता, शिवांतिका ने पूछा। हम 2 दिनों के लिए गांव वाली जमीन का मुआयना करने जा रहे हैं। होटल का काम तो मैनेजर साहब संभाल लेंगे और घर के लिए तो इतने नौकर हैं ही, वो कल होटल का काम तो मैनेजर साहब संभाल लेंगे और घर के लिए तो इतने नौकर हैं ही। वो कल पास के गांव के स्कूल के हेडमास्टर आएंगे। हम उनके स्कूल को हर साल चंदा देते आए हैं, लेकिन इस बार हम भूल गए। उन्होंने संदेशा भिजवाया तब हमें याद आया। हमने चेक काट करके रखा है, वे कल आएंगे तो उन्हें दे दीजिएगा। और कल आप ना कॉलेज जाएंगी और ना ही कहीं बाहर घूमने, क्योंकि उस चेक को वैसे भी बहुत देर हो चुकी है देने में। कितने गरीब बच्चों का भला होता है उन पैसों से, तो कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। कल हेडमास्टर साहब को किसी भी हालत में चेक मिल जाना चाहिए, चित्रलेखा बोली। जी राजमाता, कोई कोताही नहीं होगी, शिवांतिका बोली। राजमाता चित्रलेखा ने अपनी बात पूरी की और चली गई। दूसरे दिन राजमाता ने गांव की ओर प्रस्थान किया। इधर हवेली में शिवांतिका अकेली थी। पूरे 2 दिन के लिए उसका ही राज था पूरी हवेली पर, इसलिए उसने टेलीफोन करके सुहासा को भी बुला लिया। दोनों सहेलियां कमरे में गप्पे लड़ा रही थी कि धनिया काकी उनके कमरे में आकर के बोली, बिटिया गांव से कोई आया है, मालकिन को पूछता है। हाँ हेडमास्टर साहब होंगे, मैं जा करके देखती हूँ। इतना कह करके शिवांतिका गेट पर पहुंची तो शिवदत्त खड़ा था बाहर। शिवदत्त को देखते ही शिवांतिका का पारा चढ़ गया और वो बोली, तुम मेरे घर तक पहुंच गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरी बात तो सुन लीजिए मोहतरमा, शिवदत्त घिघियाया। मुझे कुछ नहीं सुनना है, दफा हो जाओ मेरे घर से, शिवांतिका चीखी। तभी पीछे से सुहासा भी आ गई और बोली, इतना किस पर चिल्ला रही है? इस जनाब पर। घर तक सूंघते हुए चले आए, शिवांतिका बोली। जी आपको घर का पता किसने बताया? सुहासा ने पूछा। जी मेरे पिताजी ने, शिवदत्त बोला। आपके पिताजी भी आपकी तरह लफंगे हैं क्या? शिवांतिका बोली। सुनिए, बाप पर मत जाइए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, शिवदत्त बोला। अरे उसकी पूरी बात तो सुन ले, सुहासा बोली। हाँ बको, क्या कहना चाहते हो? शिवांतिका बोली।
मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि मेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है राजमाता चित्रलेखा के पास चीख लेने के लिए। शिवदत्त बोला, तो क्या तुम हेडमास्टर साहब के बेटे हो? शिवांतिका ने पूछा। जी हाँ मोहतरमा, और आप मुझे ना जाने क्या समझ रही हैं। गरीब जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। लोगों की इज्जत करनी मुझे भी आती है, लेकिन आप तब से मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही हैं। कितना फायदा उठाएंगी आखिर आप मुझे जैसे भोले इंसान का? शिवदत्त बोला। भोले तो आप कहीं से नजर नहीं आते श्रीमान। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपका भ्रम है। अंदर बुला ले, चाय ठंडा पूछ ले। सुहासा बोली। भोला नहीं हूँ तो लंपट भी नहीं हूँ मोहतरमा। शिवदत्त बोला। ठीक है, बस बहुत हुआ, माफी मांगती हूँ आपसे, चुपचाप भीतर आ जाइए। शिवांतिका बोली। शिवदत्त भीतर आया, कुछ देर बैठा, चाय पी और कुछ देर दोनों से बात की और फिर बोला, अब चलता हूँ, बाबूजी इंतजार करते होंगे, अभी बैंक से चेक भी भुनवाना है, फिर साइकिल से वापस गांव जाऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर इतने काम है तो आप जा सकते हैं। सुहासा बोली। और शिवांतिका जी, अपनी बदतमीजी के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। शिवदत्त बोला। मैं भी माफी चाहती हूँ, मैंने आपसे इतने गलत तरीके से बात की। शिवांतिका बोली। कोई बात नहीं। और इतना कह करके शिवदत्त चला गया। उस दिन के बाद से शिवदत्त और शिवांतिका की मुलाकातें होने लगी, कभी सियासरन की दुकान पर तो कभी किसी बंगले में, और इस तरह से दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। नजदीकियां बढ़ी तो नजदीकियों ने प्यार का रूप ले लिया। अब दोनों ही एक दूसरे को बेइंतहा चाहने लगे। इस कारण अब शिवांतिका रोज ही घर देर से लौटने लगी और उसे रोज ही राजमाता के आगे बहाना बनाना पड़ता। लेकिन राजमाता ने भी धूप में बाल सफेद नहीं किए थे। उनके पास लोगों को पहचानने का तजुर्बा था और एक दिन उन्होंने पता करवा ही लिया कि आखिर शिवांतिका जाती कहाँ है। उन्हें पता चला कि उनकी पोती एक मामूली से मास्टर के बेटे को अपना दिल दे बैठी है। तो घर पर तूफान आ गया और उन्होंने शिवांतिका को समझाने की कोशिश की। वे बोली, एक साधारण से लड़के को हम अपना दामाद नहीं बना सकते। माना कि पढ़ा लिखा है लेकिन हमारी हैसियत का नहीं है। लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ राजमाता। शिवांतिका बोली। ये प्यार वार कुछ ही दिनों का भूत होता है, कुछ ही दिन में सब भूत उतर जाएगा। राजमाता चित्रलेखा बोली। हम दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहते हैं राजमाता, हमें अलग मत कीजिए। शिवांतिका गिड़गिड़ाई। हमारे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता, हम ये कभी नहीं होने देंगे। चित्रलेखा बोली। लेकिन क्यों राजमाता, आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हैं? शिवांतिका बोली। एक दिन आपके पिताजी भी ऐसे ही गिड़गिड़ाए थे और हमने उनकी बात मान ली थी और उसका हमने बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगता था। चित्रलेखा बोलते बोलते रो पड़ी। ये क्या कह रही हैं आप राजमाता? शिवांतिका बोली। हाँ, आपके पिताजी भी ऐसे ही किसी साधारण सी लड़की को चाहने लगे थे और उन्होंने हमारे सामने उससे शादी करने की जिद की। हम अपने बेटे के आगे मजबूर हो गए और हमने उनकी शादी करा दी। लेकिन हमें ना मालूम था कि वो लड़की हमारे बेटे को नहीं, उसकी दौलत को चाहती थी। कुछ दिन तक तो वो सब बहुत अच्छा चला, तुम भी पैदा हो गई। हमारी बहू की दूसरी जगह नाजायज संबंध थे। एक दिन हमारे बेटे को उसके नाजायज संबंध के बारे में पता चल गया। उस रात दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि हमारे बेटे ने केवल उसे डराने के इरादे से पिस्तौल निकाल ली, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके हाथ से पिस्तौल छीन करके उसे ही गोली मार दी। हम गोली की आवाज़ सुन करके उनके कमरे में पहुंचे तो हमारा बेटा लूलुहान होकर के फर्श पर पड़ा था और उसकी जान जा चुकी थी। अपने इकलौते बेटे की लाश देख करके हमारा कलेजा कांप गया और फिर हमने खुद को स्थिर कर पुलिस को टेलीफोन किया। पुलिस आई और हमारी बहू को लेकर के जेल चली गई। इससे पहले कि हमारी बहू पर मुकदमा चलता, उसने जेल में ही किसी धारदार हथियार से अपनी कलाई काट ली। रात भर खून बहा और सुबह तक वो मर गई थी। उस प्यार का अंजाम अब फिर हम में दम नहीं है वैसा मंजर देखने का। इसलिए ये प्यार व्यार का फितूर जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दोगी तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। और इतना कह करके चित्रलेखा अपने कमरे में चली गई। राजमाता चित्रलेखा का दो टूक जवाब सुन करके शिवांतिका सहम गई। उसे अब अपनी मोहब्बत खतरे में नजर आ रही थी। उसने सोचा कि उसके मन की बात शायद
उसकी दादी कभी नहीं समझ पाएंगी, इसलिए उसने टेलीफोन करके फौरन ये बात अपनी सहेली सुहासा से कही। सुहासा बोली, उन्हें थोड़ा वक्त दे, शायद वो तेरी बात समझ जाएं। लेकिन सुहासा, मुझे नहीं लगता कि दादी कभी भी इस रिश्ते को मानेगी। शिवांतिका बोली, तेरे पास और भी कोई चारा नहीं है, किससे कहेगी, कौन समझाएगा तेरी दादी को? ना तेरी माँ है और ना तेरे पिता हैं जो इस बात को संभाल लेते। तेरी दादी के सिवाय तेरा अपना कहने के लिए कोई भी तो नहीं है। मैं तो कहती हूँ अभी सब कुछ ऐसे ही छोड़ दे, मामला ठंडा होने पर शायद तेरी दादी तेरे मन की बात समझ जाए। सुहासा बोली, शायद तू ठीक कहती है, अब मैं टेलीफोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। शिवांतिका बोली। शिवांतिका गहरी सोच में थी, अब वो क्या करे और कैसे अपनी दादी को मनाए। उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था और उसने कुछ दिनों के लिए शिवदत्त से मिलना बंद कर दिया। और उधर जब शिवांतिका शिवदत्त से ना मिली तो वो परेशान हो उठा। उसने ये बात अपने दोस्त सिया सरन से कही और सिया सरन बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था भाई, अमीर घर की लड़की है, आसान नहीं होगा उसके लिए तेरे साथ मोहब्बत निभाना। यार, हो सकता है कि उसके घर वालों को कुछ पता चल गया हो और उन्होंने मुझे उससे मिलने से रोक दिया हो। शिवदत्त बोला, अब तू क्या करेगा? सिया सरन ने पूछा। पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शिवदत्त बोला। तभी सिया सरन की दुकान पर सुहासा आई और उसने सिया सरन के साथ शिवदत्त को भी देखा तो बोली, अरे शिवदत्त, तुम भी यहीं हो? क्या हुआ? शिवदत्त ने पूछा। मैं सिया सरन के पास आई थी तुम्हारे लिए शिवांतिका का मैसेज देने। सुहासा बोली, अब मैं यहीं हूँ तो मुझे ही बता दो कि क्या बात है। शिवदत्त बोला, शिवांतिका की दादी को सब पता चल गया है और वे तुम्हारे इस रिश्ते को स्वीकारने से इनकार कर रही हैं। उन्होंने शिवांतिका से कहा है कि वो तुमसे ना मिले, इसी में भलाई है, इसलिए शिवांतिका इतने दिनों से तुमसे मिलने नहीं आई। सुहासा सब एक सांस में कह गई। लेकिन शिवांतिका की दादी को क्या एतराज है? शिवदत्त बोला, तुम एक गरीब घर से हो और शिवांतिका एक राजघराने से ताल्लुक रखती है। सुहासा बोली, आखिर दौलत की दीवार हमारे प्यार के आड़े आ ही गई। शिवदत्त बोला, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि एक ना एक दिन ऐसा होगा। सिया सरन बोला, तो अब क्या किया जाए? शिवदत्त बोला, कुछ नहीं। शिवांतिका ने कहा कि थोड़ा इंतजार कर लो, शायद दादी मान जाएं। सुहासा बोली, मुझे तो उनके मानने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। शिवदत्त बोला। ऐसे ही कुछ देर तीनों बातें करते रहे और सुहासा वापस आ गई और उसने शिवांतिका को टेलीफोन पर सारी बात कह सुनाई। शिवांतिका ने पूछा, कैसा है वो? दुखी होगा ना? ठीक नहीं है, तुझे बहुत याद कर रहा था। सुहासा बोली, मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। शिवांतिका बोली, लेकिन तू उससे ना मिल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर दादी को भनक भी लग गई तो फिर तेरी सामत आ जाएगी। सुहासा बोली, तू सही कहती है। अच्छा, मैं टेलीफोन रखती हूँ। और इतना कह करके शिवांतिका ने टेलीफोन रख दिया। शिवांतिका पूरे समय घर पर ही रहती, अपनी दादी के आदेश का पालन करती। अब वो कॉलेज भी ना जाती, लेकिन अब शांत शांत रहने लगी थी। पहले की तरह ना हंसती, ना बोलती और ना किसी बात पर जिद करती। सुबह से जल्दी जाग जाती, या शायद इसलिए जल्दी जाग जाती थी, वो रात भर सोती नहीं थी। उसकी ऐसी हालत देख करके चित्रलेखा को चिंता होने लगी। वो सोचती है कि कैसा मासूम सा हंसता खेलता चेहरा फीका और बेनूर होता जा रहा है। कितनी भोली है बेचारी, बिना किसी ना नुकुर के उसने उस लड़के के साथ मिलना जुलना छोड़ दिया। ऐसी सजा देना इस मासूम के लिए सही नहीं है, लेकिन वो लड़का हमारी बराबरी का नहीं है। हम कैसे इस रिश्ते को स्वीकार कर लें? चित्रलेखा भी उलझन में फंसी थी, लेकिन पोती की ऐसी दशा देख करके उसका कलेजा मुंह को आता था। बेचारी अनाथ है और ऊपर से हम उस पर ऐसा जुल्म ढा रहे हैं। हमने तो उस लड़के को देखा भी नहीं है, उसे मिले भी नहीं हैं और हमने फैसला भी कर लिया। हम हरगिज भी उस बच्ची का दिल नहीं दुखा सकते। जब वो हमारी बात मान करके उस लड़के से बात करना बंद कर सकती है, तो क्या हम उसकी खुशी की खातिर उस लड़के को स्वीकार नहीं कर सकते? वो लड़का गरीब है तो क्या हुआ? हो सकता है कि हमारा सोचना गलत हो और उस लड़का फरेबी ना निकले। शिवांतिका का हमेशा साथ निभाए। आज ही हम इस विषय पर शिवांतिका से बात करते हैं। और दूसरे दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर शिवांतिका पहुंची तो राजमाता वहां पहले से उपस्थित थी। वे शिवांतिका को देख
देख करके बोली, शिवांतिका, आज हमने आपकी पसंद का नाश्ता बनवाया है। सूखे गोभी, आलू, अजवाइन वाली पूरियां और बेसन का हलवा। आपको बहुत पसंद है ना ये सब? शिवांतिका कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपनी प्लेट में नाश्ता परोसने लगी। शिवांतिका का ना बोलना चित्रलेखा को बहुत खटक रहा था और बात संभालने के लिए उन्होंने पूछा, क्या हम उस लड़के से मिल सकते हैं? शिवांतिका ने ये सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से चित्रलेखा से पूछा, राजमाता, अभी आपने क्या कहा? हमने कहा कि क्या हम उस लड़के से मिल सकते हैं, चित्रलेखा बोली। सच दादी माँ, आप उससे मिलेंगी? शिवांतिका ने खुश हो करके पूछा। हाँ हाँ, अब हमसे आपका ये बुझा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता, चित्रलेखा बोली। आप कितनी अच्छी हैं राजमाता, क्या मैं आपके गले लग सकती हूँ? शिवांतिका बोली। हाँ जरूर, हम भी बेताब हैं आपको गले लगाने के लिए, राजमाता चित्रलेखा बोली। और दोनों गले लग गई। मारे खुशी के शिवांतिका के आंसू बह निकले और वो चित्रलेखा से बोली, पता है दादी माँ, आज मैं कितनी खुश हूँ। आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। आपको पता है शिवदत्त गरीब जरूर है लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान है। आपको इससे मिल करके बहुत खुशी होगी। तो उसका नाम शिवदत्त है, चित्रलेखा बोली। जी दादी माँ, तो जितना जल्दी हो सके हम उससे मिलना चाहते हैं, चित्रलेखा बोली। जी मैं कोशिश करती हूँ, शिवांतिका बोली। तो अब हमारे गले ही लगी रहेंगी या फिर नाश्ता करेंगी? चित्रलेखा बोली। वो तो मैं भूल ही गई, शिवांतिका बोली। तो फिर आराम से बैठकर और पेट भर के नाश्ता कीजिए। आज तो आपकी समस्या हल हो चुकी है ना, चित्रलेखा बोली। जी दादी माँ, आज तो मैं भरपेट नाश्ता करूंगी, शिवांतिका बोली। और आज के बाद आप हमें दादी माँ ही कहा कीजिए, आपके मुंह से अच्छा लगता है, चित्रलेखा बोली। जी दादी माँ, शिवांतिका बोली। और ऐसे ही दादी और पोती के बीच बातें चलती रही। अगले दिन दोपहर के खाने पर शिवांतिका ने शिवदत्त को दादी से मिलने के लिए बुला लिया। शिवदत्त खाने की टेबल को देख करके आश्चर्य में पड़ गया। एक साथ इतने सारे व्यंजन उसने पहली बार अपनी जिंदगी में देखे थे। शिवांतिका ने खास तौर पर ये सब उसके लिए ही बनवाए थे। इतने सारे व्यंजन देख करके शिवदत्त बोला, मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार इतने सारे व्यंजन एक साथ देखे हैं। शिवदत्त का इतना कहना ही था कि पीछे से चित्रलेखा आ गई और उन्होंने शिवदत्त की बात सुन ली। शिवदत्त के मुंह से सच्ची बात सुन करके उन्हें अच्छा लगा। शिवदत्त ने जैसे ही चित्रलेखा को देखा तो फौरन ही चरण स्पर्श कर लिए। फिर चित्रलेखा ने शिवदत्त से कहा, तो तुम ही हो शिवदत्त? जी मैं ही हूँ शिवदत्त, और ये मेरा मित्र सिया सरन है। मुझे यहाँ आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, इसलिए इसे भी साथ ले आया, शिवदत्त बोला। शिवदत्त के मुंह से ऐसी बेबाकी और सच्चाई सुन करके चित्रलेखा को शिवदत्त पसंद आया और उन्होंने शिवदत्त और सिया सरन से कहा, चलो दोनों लोग बैठो, खाना खाते हैं। पहले आप बैठिए दादी माँ, आप हम में सबसे बड़ी हैं, शिवदत्त बोला। पहले चित्रलेखा बैठी, फिर सब भी बैठ गए। चित्रलेखा ने सबसे कहा कि आप लोग अपनी अपनी प्लेट में खाना परोस सकते हैं। सब ने अपनी अपनी प्लेट में खाना परोसा और खाने लगे। शिवदत्त ने खाने में चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया, अपने अपने हाथ से ही खाना खाया। ये सब देख करके चित्रलेखा बड़े गौर से देख रही थी। उन्हें शिवदत्त का भोलापन और अपनी असलियत में रहना पसंद आया। बाद में उन्होंने शिवदत्त से कुछ बातें पूछी। अभी क्या कर रहे हो? चित्रलेखा ने पूछा। जी कॉलेज करने के बाद अभी तो बाबूजी को उनके स्कूल के काम में हाथ बटाता हूँ, थोड़ी बहुत खेती है वो भी संभालता हूँ, शिवदत्त बोला। एक बात बताओ, शिवांतिका तो इतने ऐशो आराम से पली बढ़ी है, उसकी ख्वाहिश कैसे पूरी करोगे? चित्रलेखा ने पूछा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा और आपको कोई झूठा आश्वासन भी नहीं दूंगा। मैं शिवांतिका के लिए चांद तारे तोड़ करके ला दूंगा, क्योंकि दादी माँ मैं उसकी हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ जो मेरी हद में है उस हद तक जरूर उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा। इतना वादा जरूर करता हूँ आपसे कि उसकी आंखों में आए आंसुओं की वजह कभी नहीं बनूंगा, शिवदत्त बोला। शिवदत्त का जवाब सुनकर के चित्रलेखा को बहुत खुशी हुई और वे बोली, शादी के बाद तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, मुझे ऐतराज ना होगा। लेकिन मुझे ऐतराज है दादी माँ, हम दोनों हमारे गांव के ही घर में रहेंगे। मैं अपने पिताजी को नहीं छोड़ सकता, आप भी अकेली पड़ जाएंगी यहाँ। तो
हम आपसे मिलने आते रहेंगे, लेकिन रहेंगे हम अपने गांव में ही, शिवदत्त बोला। शिवदत्त के स्वाभिमानी विचारों से चित्रलेखा बहुत प्रभावित हुई और इस रिश्ते के लिए मान गई और ये सुनकर के सब बहुत खुश हुए। फिर चित्रलेखा बोली, लेकिन शादी अभी कुछ महीनों तक नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि शिवांतिका पहले ग्रेजुएशन पूरा कर ले, फिर हम उनकी शादी करें। जी दादी माँ, मैं भी यही चाहता हूँ। आपने हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी, हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। इतना इंतजार तो हम कर ही सकते हैं, शिवदत्त बोला। हमें इसी जवाब की आशा थी, चित्रलेखा बोली। और उस रात बहुत दिनों के बाद दादी और पोती को चैन की नींद आई थी। शिवांतिका और शिवदत्त का रिश्ता तय होते ही उधर सिया सरन और सुहासा के बीच भी प्यार का अंकुर फूट पड़ा। वे दोनों भी एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। ये बात जब शिवदत्त और शिवांतिका को पता चली तो बहुत खुश हुए। दोनों ने कहा कि जब तुम दोनों ने हमारा साथ दिया है तो हम भी तुम दोनों का साथ देंगे और तुम दोनों की शादी करवा के रहेंगे। सिया सरन के पिता तो उसके बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने ही उसे पाल पोस करके बड़ा किया था, लेकिन 2 साल पहले उसकी माँ भी गुजर चुकी थी। वो अपनी किताबों की दुकान चलाता था और अपने पुश्तैनी मकान में अकेले रहता था। और उधर सुहासा के पिता रेलवे कर्मचारी थे, रेलवे के सरकारी घर में रहते थे। माँ घरेलू महिला थी। सुहासा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए सुहासा की खुशी के लिए सुहासा के माँ बाप इस शादी से इनकार ना कर सके। और फिर उन्होंने सोचा कि सिया सरन इकलौता है, दुकान से अच्छी खासी कमाई हो जाती है, ऊपर से इतना बड़ा पुश्तैनी मकान है, हमारी बेटी सुहासा सिया सरन के साथ खुश रहेगी। और कुछ ही दिनों में सुहासा और सिया सरन की शादी तय हो गई। शिवांतिका अपनी सहेली सुहासा की खरीदारी में लगी रही और शिवदत्त अपने दोस्त सिया सरन की खरीदारी में। सुहासा के माँ बाप बोले कि सिया सरन अकेला है, शादी की रस्में वो कैसे निभाएगा, इसलिए शादी हमारे रेलवे वाले घर में होगी। मंडप वाले दिन से ही सिया सरन हमारे रेलवे के गेस्ट हाउस में ही आकर के रहने लगे, ताकि सभी रीति रिवाज ठीक से निभाए जा सकें। फिर शिवदत्त ने सिया सरन से कहा, यार तू तो गेस्ट हाउस चला जाएगा तो मैं कहाँ रहूँगा? मैं क्या उतनी दूर से रोज गांव से आया करूँगा? तेरी शादी का सब मजा किरकिरा हो जाएगा। अरे तू भी गधा है, ये लो मेरे घर की चाबी और शादी होने तक इसी घर में रह। घर की साज सजावट भी करवा देना, क्योंकि दुल्हन तो विदा होकर के इसी घर में आएगी। सिया सरन बोला, ये ठीक कहा तूने। और इतना कह करके उसने सिया सरन के घर की चाबी ले ली और वहीं रहने लगा। उसने घर का रंग रोगन भी करवा दिया, घर की सजावट भी करवा दी। अब घर सुंदर दिखने लगा था। शादी वाले दिन के दोपहर के समय शिवांतिका ने शिवदत्त से कहा, मैं अब घर जा रही हूँ, अब शाम को ही आऊंगी। तुम मुझे शाम को सिया सरन के घर पर तैयार मिलना, मैं तुम्हें वहीं से ले लूंगी और हम दोनों मोटर से साथ साथ शादी में आ जाएंगे, क्योंकि दादी तो शादी में आने से मना कर रही हैं। वे कह रही थी कि उन्हें भीड़ भाड़ कम पसंद है, तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। मैं शाम को तैयार रहूंगा, शिवदत्त बोला। और फिर दोपहर में ही शिवांतिका अपने घर चली गई। थोड़ी देर के लिए सो गई ताकि उसकी थकान मिट जाए। जागी तो देखा शाम हो चुकी थी। धनिया ने उससे आकर के कहा, बिटिया मालकिन नीचे बुला रही हैं। अभी आई काकी। और इतना कह करके शिवांतिका नीचे पहुंची तो चित्रलेखा ने पूछा, क्या उपहार खरीदा है सुहासा के लिए? जी, एक बनारसी साड़ी खरीदी है और सोच रही थी कि एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता ले लूं, शिवांतिका बोली। ओह, आपकी इतनी अच्छी सहेली है और केवल बनारसी साड़ी? चित्रलेखा बोली। जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, शिवांतिका बोली। ये लीजिए, हमने सोने का नेकलेस लिया है सुहासा के लिए, साड़ी और फूलों के साथ इसे भी रख लीजिएगा, चित्रलेखा बोली। नेकलेस देख करके शिवांतिका चहक उठी और चित्रलेखा के गले लगते हुए बोली, थैंक यू दादी माँ, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ ठीक है। और फिर शिवांतिका से अलग होते हुए बोली, ये रही आपके लिए रेशमी मैरून साड़ी, ये रहा हमारा खानदानी कुंदन का हार और झुमके, आज आप यही पहन करके जाएंगी सुहासा की शादी में, चित्रलेखा बोली। दादी माँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये सब मेरे लिए है? शिवांतिका ने पूछा। हाँ, ये सब आपके लिए ही है। ये साड़ी हमने हफ्ते भर पहले ही खरीदी थी आपके लिए, इसका ब्लाउज भी सिलवा दिया है हमने और आज आपको हम ही तैयार करेंगे। जाइए तो जल्दी से हाथ मुंह धो करके कुछ थोड़ा बहुत सा खा लीजिए, फिर हम आपको तैयार करेंगे, चित्रलेखा बोली। सच दादी माँ,
मैं बस अभी आई, इतना कह करके शिवांतिका हिरणी सी कुलाचे भरते हुए अपने कमरे में चली गई। ये सब देख करके धनिया बोली, आज बिटिया कितनी खुश नजर आ रही है, किसी की नजर ना लगे। हाँ, बस ऐसे ही हमेशा खिलखिलाती रहे, मुस्कुराती रहे, चित्रलेखा बोली। और फिर जब तैयार हो करके शिवांतिका नीचे आई तो सभी नौकर उसे देखते ही रह गए। शिवांतिका ने सुनहरे बॉर्डर वाली महरून साड़ी पहनी, स्लीवलेस ब्लाउज के साथ गले में कुंदन का हार और कान में बड़े बड़े झुमके, बालों के बीच में मांग काढ़ करके पीछे जूड़ा बना लिया था और जूड़े में मोंगरे के गजरे से सजाया गया था। माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में मोटा काजल, ओंठों पर सुर्खी और गालों पर गुलाबी रंगत थी। हाथों में कुंदन के कंगन थे, मैरून कांच की चूड़ियों के साथ उंगलियों में कुंदन ही थी, कुंदन की ही शाही अंगूठियां। उसे देख करके फौरन ही धनिया ने काजल का टीका लगा दिया और बोली, बिटिया आज तो तुम्हार खूबसूरती देख के स्वर्ग की मेनका और रंभा भी जल भुन जाएंगी, इतनी सुंदर लग रही हो बिटिया। ये देख करके शिवांतिका बोली, सच में काकी? हाँ बिटिया सच में, धनिया बोली। और फिर शिवांतिका ने धनिया से मोटर में सभी उपहार को रखने को कहा और चित्रलेखा से बोली, अच्छा दादी माँ चलती हूँ, आप अकेली जा रही हैं, ड्राइवर को नहीं ले जा रही हैं? चित्रलेखा ने पूछा। दादी माँ शादी का समय है, क्या पता कितनी रात हो जाए, ड्राइवर वहाँ परेशान हो जाएगा, यही सोच करके अकेली जा रही हूँ, शिवांतिका बोली। ठीक है, हाँ सही कहा आपने, तो फिर जाइए, चित्रलेखा बोली। और फिर शिवांतिका चल पड़ी सिया सरन के घर की ओर शिवदत्त को लेने। सिया सरन के घर पहुंच करके उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही शिवदत्त ने दरवाजा खोला तो शिवांतिका को देखता ही रह गया और बोला, माशाअल्लाह कयामत लग रही हो मोहतरमा आप तो। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, शिवांतिका बोली। बस तुम 2 मिनट ठहरो, मैं बस अभी आया, तैयार हो करके शिवदत्त बोला। ठीक है, शिवांतिका बोली। और फिर शिवांतिका घर को देखने लगी। घर की सजावट वाकई शिवदत्त ने बहुत सुंदर करवा दी थी। शिवांतिका घूम घूम करके एक एक कमरे की सजावट देख रही थी। वो जब दूसरे कमरे में पहुंची तभी उसे ढूंढते हुए शिवदत्त आ पहुंचा और चुप होकर के शिवांतिका को निहारने लगा। जैसे ही शिवांतिका पीछे को मुड़ी तो वो उसके पीछे खड़े शिवदत्त से जा टकराई और हील्स पहनने की वजह से वो संभल नहीं पाई, इसलिए गिर पड़ी। शिवदत्त ने उसे उठाया तो उसे इतने करीब पा करके मदहोश हो गया और उसने होश खो बैठा। उसने शिवांतिका को बाहों में भर लिया। शिवांतिका भी शिवदत्त की इस गुस्ताखी में शरीक हो गई और खुद को शिवदत्त के हवाले कर दिया। दोनों ही जज्बातों में बह गए और खुद पर काबू ना रख सके। अब दोनों को होश आया तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और शिवांतिका ने रोते हुए शिवदत्त से कहा, ये सब नहीं होना चाहिए था शिवदत्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो मुझसे भी हो गई शिवी, मैं बहक गया था, मुझे संभाल जाना चाहिए था, शिवदत्त बोला। शिव, बहक तो मैं भी गई थी, लेकिन अब क्या होगा, शिवांतिका बोली। शिवी, तुम खुद को कसूरवार ना समझो, मैं भी इसमें बराबर का हिस्सेदार हूँ। कोई बात नहीं शिवी, चिंता मत करो, अब हमारी शादी होने वाली है, मैं वादा करता हूँ अगले महीने हम भी शादी कर लेंगे, शिवदत्त बोला। लेकिन मुझे सच में बुरा लग रहा है शिव, शिवांतिका बोली। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका। तुम चिंता मत करो, अपना हुलिया ठीक करो, शादी में भी तो जाना है, दोनों हमारी राह देखते होंगे। मन में कुछ मत रखो, हमारा मिलन पवित्र था, इसमें कोई भी मलिनता नहीं थी, इतना मत सोचो, शिवदत्त बोला। शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन गलती तो हुई है ना हमसे, शिवांतिका बोली। हाँ, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, तुम ज्यादा मत सोचो, पहले शादी में चलते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं कल ही तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, शिवदत्त बोला। मुझे तुम पर भरोसा है शिव, मुझे पता है तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, शिवांतिका बोली। तुम फिर मुस्कुराओ और आईने में जा करके अपना चेहरा देख करके आओ, फिर चलते हैं शादी में, शिवदत्त बोला। हाँ अभी आई, और इतना कह करके शिवांतिका ने अपना हुलिया ठीक किया और दोनों मोटर में बैठ करके चल पड़े शादी में। दोनों ने शादी में रात भर खूब मस्ती की। शादी की सभी रस्मों के बीच खुशी का माहौल रहा। दूल्हा दुल्हन भी बहुत खुश थे, दोनों के मन की मुराद जो पूरी हो गई थी एक दूसरे को पा करके। दुल्हन विदा होकर के अपने घर भी पहुंच गई
दोनों पति पत्नी अपनी गृहस्थी में रम गए और इस तरह से दोनों की शादी को 2 महीने बीत गए। इधर शिवदत्त भी अपनी शादी की प्लानिंग कर रहा था। वो अब खुद को उस रात के लिए दोषी समझ रहा था, इसलिए जल्द से जल्द शिवांतिका के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन एक दिन शिवदत्त के पिता मुँह अंधेरे स्नान करने नदी पर जा रहे थे, जो कि उनकी रोज की आदत में शामिल था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बुढ़ापे की आंखें थी, बिना ऐनक लगाए दिखाई ना दिया। ना जाने कहां से एक विषधर आया और उनके पैर को विषाक्त करके चला गया। जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक वे धरती पर गिर पड़े। फिर वे किसी को भी मदद के लिए नहीं चिल्ला पाए और कुछ ही देर में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जब लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्होंने मास्टर जी को धरती पर गिरा हुआ पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवदत्त को ये खबर पता चली तो बहुत रोया। सिया शरण भी उसके दुख में शरीक हुआ। आखिरकार मास्टर साहब का अंतिम संस्कार हो गया और शिवदत्त उनकी अस्थियां लेकर के ऋषिकेश पहुंचा, उनकी अस्थियां विसर्जित करने। जब अस्थियां विसर्जित करके घर लौट रहा था तो रास्ते में बस दुर्घटनाग्रस्त होकर के नदी में जा गिरी। बहुत से यात्रियों को तो बचा लिया गया, लेकिन शिवदत्त का कहीं कुछ पता ना चल सका। ये खबर जब शिवांतिका तक पहुंची तो वो बेहोश होकर के गिर पड़ी। डॉक्टरनी साहिबा को शिवांतिका का चेकअप करने के लिए बुलाया गया तो डॉक्टरनी साहिबा बोली कि ये माँ बनने वाली है। ये सुन करके चित्रलेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब शिवांतिका को होश आई तो डॉक्टर के जाने के बाद अकेले में चित्रलेखा ने शिवांतिका से पूछा, आपने ये क्या किया? आपने हमारी दी हुई छूट का नाजायज फायदा उठाया। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी शिवांतिका, ये आपने क्या किया? अब हम किसे किसे जवाब देते फिरेंगे। लेकिन दादी माँ, मुझे भी बताइए कि क्या हुआ है। मैं शिवदत्त की खबर पा करके परेशान हो उठी थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। शिवांतिका बोली, आपको पता है कि आप बेहोश क्यों हुई थी? चित्रलेखा बोली, नहीं दादी माँ। शिवांतिका बोली, क्योंकि आप माँ बनने वाली हैं और जिसका ये बच्चा है वो भी इस दुनिया से जा चुका है। चित्रलेखा बोली, नहीं दादी माँ, ये नहीं हो सकता है। शिवांतिका बोली, यही हुआ है शिवांतिका, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चित्रलेखा बोली, हमें माफ़ कर दीजिएगा दादी। शिवांतिका बोली, हम तो आपको माफ़ ही कर देंगे, लेकिन आप हमारा खून हैं। लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? इसे दुनिया नाजायज औलाद कह कर पुकारेगी। ये सब आप सुन सकेंगी? चित्रलेखा ने पूछा। मैं क्या करूं दादी माँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शिवांतिका बोली, इसमें ज़्यादा सोचने जैसा कुछ भी नहीं है। तुम इस बच्चे को नहीं रखोगे, इसे कल ही अस्पताल जा कर के खत्म कर देते हैं। चित्रलेखा बोली, नहीं दादी माँ, ऐसा मत कहिए। ये मेरे और शिवदत्त के प्यार की निशानी है, मैं इसे कैसे खत्म कर सकती हूँ? शिवांतिका बोली, ये औलाद नहीं पाप है दुनिया की नज़र में। जब आप विधिवत शिवदत्त के साथ फेरे लेकर के माँ बनती तब इसे औलाद का नाम दिया जाता, लेकिन अभी परिस्थितियां कुछ और हैं। शिवांतिका, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? चित्रलेखा बोली, कुछ भी हो दादी माँ, लेकिन मैं इस बच्चे की माँ हूँ, मैं इसे कैसे खत्म कर सकती हूँ? मेरा जमीर मुझे ऐसा करने से रोकता है। शिवांतिका बोली, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? समाज क्या कहेगा? थूकेगा हम पर, हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। चित्रलेखा बोली, मैं खानदान के खातिर इस बच्चे की बलि नहीं दे सकती। शिवांतिका बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है, क्या कहेंगी दुनिया से कि ये किसका बच्चा है? चित्रलेखा बोली, दादी माँ, मुझे दुनिया की नहीं इस बच्चे की फिक्र है। इस नन्हे जीव की क्या खता है? आप अपनी माँ की खता की सजा भला वो क्यों भुगते? शिवांतिका बोली, भावनाओं में मत बहिए, जरा अपने दिमाग से काम लीजिए। भावों से दुनिया नहीं चलती है, प्रयोगात्मक होना पड़ता है इस दुनिया में जीने के लिए। चित्रलेखा बोली, दादी माँ, आप गलत कहती हैं, दुनिया भावों से ही चलती है। अगर भाव ना होते तो दुनिया ही ना होती। आप मुझसे भावनाओं के कारण ही तो जुड़ी हैं। शिवांतिका बोली, तो आप क्या चाहती हैं कि हम इस बच्चे को स्वीकार कर लें? फिर क्या होगा जब ये बड़ा हो जाएगा तो हर कोई इससे आपके बाप का नाम पूछेगा, तो क्या जवाब दोगी ये सब के सवालों के? चित्रलेखा बोली,
कुछ भी हो दादी माँ, मैं ये सब नहीं जानती। मैं तो बस ये जानती हूँ कि ये मेरा खून है, मेरा बच्चा है और मैं इससे अलग नहीं हो सकती। शिवांतिका बोली। तो इसका मतलब है कि आप हमारी बदनामी करवा के रहेंगी। चित्रलेखा की आवाज में सख्ती थी। मैं भी मजबूर हूँ दादी माँ, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती। शिवांतिका बोली। ठीक है, तो हम ही कुछ सोचते हैं। और इतना कह करके चित्रलेखा चली गई। दूसरे ही दिन चित्रलेखा ने अपने होटल का कार्यभार मैनेजर को दे दिया और घर के नौकरों से कह दिया कि हम और शिवांतिका 2-3 दिनों के लिए शिमला जा रहे हैं। डॉक्टर ने शिवांतिका का हवा पानी बदलने की सलाह दी और दोनों दादी पोती हवेली में ताला लगा करके शिमला के लिए रवाना हो गई। और उधर किसी मामूली से खैराती अस्पताल में शिवदत्त ने आंखें खोली और पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम किसी मछुआरे को नदी के किनारे बेहोश मिले थे, तो वो तुम्हें हमारे अस्पताल में भर्ती करा गया। तुम्हारी हालत अच्छी नहीं थी, तुम्हारी एक टांग में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। उस चोट से सारे शरीर में विष फैलने लगा था, इसलिए मजबूरी में हमें तुम्हारी एक टांग काटनी पड़ी। डॉक्टर बोले। नहीं, ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, कह दीजिए कि ये सब झूठ है, मैं अपाहिज नहीं हो सकता। शिवदत्त चीखा। अभी तुम्हें 1 महीने और यहाँ रहना पड़ेगा। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हो तब तक हम तुम्हें यहाँ से छुट्टी नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर साहब बोले। 1 महीना रहना पड़ेगा मुझे यहाँ? शिवदत्त बोला। हाँ, 1 महीने और। चाहो तो तुम अपने घर वालों को खबर कर सकते हो। डॉक्टर साहब बोले। मैं क्या कहूँगा सबसे कि मैं अपाहिज हो गया हूँ? क्या बीतेगी शिवांतिका पर ये सबसे सुनकर? शिवदत्त ने मन में सोचा। क्या सोच रहे हो? मुझे अपना पता ठिकाना बता दो, मैं ही चिट्ठी लिख दूंगा। डॉक्टर साहब बोले। रहने दीजिए, मैं ही बता दूंगा। शिवदत्त बोला। और डॉक्टर साहब के जाने के बाद शिवदत्त ने सोचा, मैं खुद ही 1 महीने बाद वहां जाकर के सबको सब कुछ बता दूंगा। जब सब मुझे बैसाखी से चलते देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। और ये सोच करके शिवदत्त ने शिवांतिका के पास कोई चिट्ठी नहीं भेजी और ना ही सिया सरन को बताया। तो कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।